Hello everyone, welcome to JIBC everyone. So as you all know, we are going to discuss the most important topic anti-money laundering and know your customer. तो इस सीरीज में हमने अभी तक 8 चैप्टर्स को कवर कर लिया एंड आई होप आपने ये सभी चैप्टर्स को बहुत इत्मीनान से देखा होगा और आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि किस तरीके से आपको आपकी IIBF की जो एग्जामिनेशन है, कौन सी एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन AML की, उसको आपको कैसे क्लियर करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे। ओके, सो इस सीरीज में अब इस सीरीज को आगे लेकर चलते हैं और इस सेशन में अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 जो कि है कंट्री रिस्क। तो आप सभी को पता है कि हम चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले समझेंगे स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्री रिस्क एंड मनी लॉन्ड्रिंग को, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कंट्रीज डेफिशिएंट इन AML रिजिम FATF। FATF मींस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले कंट्रीज अंडर UN एम्बेर्गो और फिर उसी के बाद डिस्कस करेंगे कंट्रीज अंडर सैंक्शंस बाय US UK एंड यूरोपियन यूनियन। अब देखिए यहाँ पर ये जितनी भी कंट्रीज आपको दिख रही है इन सभी में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो AML से रिलेटेड ही होंगे कि किस कंट्री की क्या क्या सैंक्शंस AML के से रिलेटेड क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए थे, क्या रूल्स थे, क्या रेगुलेशन थे, क्या अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, तो यही चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रीज और क्या क्या कंट्रीज के बीच में रिस्क कैटेगराइजेशन रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कंट्री रिस्क एंड मनी लॉन्ड्रिंग, मूवमेंट ऑफ इलीगल फंड्स अक्रॉस jurisdictions gives criminal safety covers और hard to link funds with original crime ones moved abroad। अब ये क्या है, तो देखो दोस्तों, इसको सब बड़ी सामान्य सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, कंट्री रिस्क होता है। जब इलीगल पैसा एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शंस में जाता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में यदि जाता है या मूव करता है तो उसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्रिमिनल को एक सेफ्टी कवर मिलता है। मतलब सोर्स क्राइम को पैसा जो सोर्स क्राइम को पैसे से लिंक करना ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब इसमें दो मेजर एस्पेक्ट्स आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या दो डायमेंशंस हो सकते हैं, दो मेजर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, वो कंट्रीज जहां AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम वीक है। दूसरा वो कंट्रीज जो यूएन एम्बेर्गो के अंडर आती है। दोनों ही कैटेगरीज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए हाई रिस्क क्रिएट करती है। ये जो दोनों ही के आपको दिख रही है, दोनों कैटेगरीज ही कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए क्या है, हाई रिस्क को क्रिएट करती है। तो इसीलिए यही दो डायमेंशंस है कंट्री रिस्क को और इन्हीं को ही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं कंट्री रिव्यू बाय FATF। FATF मींस आप सभी को पता है क्या होता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब यानी हर कंट्री के AML और CFT का मतलब होता है काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ओके, तो ये स्टेप्स को मॉनिटर करता है। क्या करता है, ये स्टेप्स को मॉनिटर करता है। अब अगर किसी कंट्री का सिस्टम वीक निकले, यहाँ पे समझिएगा, अब यदि किसी कंट्री का सिस्टम वीक निकले तो उसे FATF रिव्यू लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, jurisdictions अंडर रिव्यू इफ नॉट पार्ट ऑफ FSRB FATF style regional body or don't publish evaluation, and second, nominated by FATF member FSRB due to MLTF risk। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या मतलब है, तो तीन कंडीशंस होती है। कितनी कंडीशंस होती है, तीन कंडीशन। तो यहां पर आप देखिए पहली कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली कंडीशन क्या है, तो अगर वो कंट्री FSRB FATF स्टाइल रीजनल बॉडी का हिस्सा ही नहीं है या फिर अपने इवेल्युएशन पब्लिश ही नहीं करती है। ठीक है, दूसरी, अगर किसी FATF मेंबर या FSRB ने नॉमिनेट किया हो कि कंट्री में MLTF का बड़ा रिस्क, मनी लॉन्ड्रिंग, MLTF का मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, ओके, का बड़ा रिस्क है
और तीसरी, अगर इवेल्युएशन रिजल्ट्स बहुत खराब है, जैसे कंप्लायंस में 20+ नॉन कंप्लायंट, एनसी यानी नॉन कंप्लायंट, या पीसी पार्शियली कंप्लायंट, ओके, रेटिंग या फिर की रिकमेंडेशन जैसे सीडीडी हो गया, है ना, ये रिकॉर्ड कीपिंग पर फेल हो जाना, ऐसे केसेस में एफएटीएफ कंट्रीज को रिव्यू में डाल देते हैं, ठीक है, यानी पुअर म्यूचुअल इवेल्युएशंस में, जैसे हम एनसी और पीसी क्या हो गया, नॉन कंप्लायंट, पीसी पार्शियली कंप्लायंट, ठीक है, तो फॉर कंप्लायंस हो गया, ठीक, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस कॉल फॉर एक्शंस कॉल्ड ब्लैकलिस्ट अर्लियर। हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस को पहले ब्लैकलिस्ट कहते थे, ये वो देश होते हैं जहां एमएलटीएफ कंट्रोल बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स होते हैं बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है। एफएटीएफ इनके लिए क्लियर मैसेज देता है, ठीक है, कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, एफएटीएफ योर urges enhanced ड्यू डिलिजेंस काउंटर मेजर्स, ओके। अब देखिए इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस वही जो हाई रिस्क जो कस्टमर्स हैं उनको और अच्छे तरीके से सुपरवाइज करना, ठीक है, इन देशों के साथ काम करते वक्त एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करो, ठीक है, यानी कि जैसे सीडीडी होता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जिसके अंदर हम रिस्क को एसेस करते हैं, लेकिन यदि बहुत ज्यादा, यदि वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग जैसे जैसी चीजें यदि वहां पर उभर रही है तो वहां पर उनको एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस पर काम करना पड़ेगा और कभी कभी काउंटर मेजर्स भी लगाने का कहा गया। अब 4 मार्च 2022 सेम एज फेब 2020, ठीक है, यानी 4 मार्च 2022 तक ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 कंट्रीज थे, नॉर्थ कोरिया और ईरान। मतलब अगर इनके साथ कोई फाइनेंशियल डीलिंग होती है तो वो सबसे रिस्की कैटेगरी में आती है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और ईरान। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में कंट्रीज डेफिशिएंट इन एएमएल रिजिम एफएटीएफ में अगला पार्ट है जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग known as grey list. Countries committed to AML CFT improvement but still weak. FATF updates list thrice a year, Feb, June and October. Okay, तो देखिए ग्रे लिस्ट को हम बोलते हैं jurisdictions अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, ओके, ये कंट्रीज अपने एएमएल सीएफटी रिजीम को इंप्रूव करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन अभी उनका फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए एफएटीएफ इन्हें मॉनिटर करता रहता है। और याद रखिए एफएटीएफ इस लिस्ट को 3 बार अपडेट करता है, ठीक है, साल में कितनी बार अपडेट करेगा, 3 बार करेगा। कब कब करेगा, फेब, जून और अक्टूबर। मतलब अगर कोई कंट्री अपने रिफॉर्म्स दिखाता है तो लिस्ट से निकल भी सकता है, यदि वो कुछ रिफॉर्म्स दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल यदि इंडिया अपने कुछ रिफॉर्म्स दिखा रहा है तो वो एफएटीएफ ये जो ग्रे लिस्ट है यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो उसके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि 3 बार जो है एफएटीएफ अपनी लिस्ट को अपडेट करता है, और अगर प्रोसेस ना करे, ठीक है, तो लंबे समय तक वो ग्रे लिस्ट में भी रहता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपको। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद में countries under UN embargo. UN Security Council can impose UN sanctions to maintain peace. अब कौन कौन से, देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ सैंक्शन पीस को यानी शांति को स्थापित करने के लिए कुछ सैंक्शंस इंप्रूव करती है, ठीक है, तो उसके पास में बेसिकली पावर है सैंक्शंस लगाने का, जो मेनली पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। अब सैंक्शंस कैसे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर है सैंक्शंस मेजर्स में आर्म्स एम्बार्गो, ट्रेवल बैन, एसेट्स फ्रीज और ट्रांसफर फीस, ठीक है, यानी सैंक्शंस अलग अलग फॉर्म से ले सकते हैं, जैसे आर्म्स एम्बार्गो यानी हथियारों पर रिस्ट्रिक्शंस, किस पर, जो हथियारों का आदान प्रदान है उस पर रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेवल बैन हो सकता है, एसेट्स फ्रीज है, या ट्रांसफर फीस। ये सिर्फ कंट्रीज के ऊपर ही नहीं लगाते बल्कि इंडिविजुअल्स और एंटिटीज पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ पे, स्पेशली उन पर जो टेररिज्म को जो टेररिज्म है, ठीक है, जो आतंकवाद है उससे डायरेक्टली वो लिंक्ड होते हैं। इसके लिए यूएन ने 2 स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए, ठीक है, जो टेररिज्म रिलेटेड लोगों और ग्रुप को टारगेट करते हैं। 2 स्पेशल रिजोल्यूशन टारगेट टेररिज्म रिलेटेड इंडिविजुअल्स एंटिटीज, ओके। चलिए अब आते हैं इसके बाद में
countries are under sanctions by US, UK and European Union EU. तो फर्स्ट आते हैं यूनाइटेड स्टेट. Sanctions are in place against countries such as North Korea, Iran, Russia, Syria, Venezuela and Cuba. These sanctions typically include assets freeze, trade restrictions and limitations on financial transactions. अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जो यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के अंडर हैं. ओके, ये सैंक्शंस उन देशों पर लगाए जाते हैं जो इंटरनेशनल लॉज या नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है ना. अभी मैंने आपको नाम लिए यहाँ पे, देखिए नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, सीरिया, वेनेजुएला एंड क्यूबा. ठीक है, पर यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं. यूके और यूरोपियन यूनियन भी सिमिलर मेजर्स अडॉप्ट करते हैं. इन देशों के अगेंस्ट ये सैंक्शन एसेट्स फ्रीज, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर लिमिटेशंस शामिल करते हैं. ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन भी क्या करते हैं, सेम इनका कॉन्सेप्ट है. और वो जैसा यूनाइटेड स्टेट ने जिस तरीके के सैंक्शंस लगाए हैं वैसे ही जो यूके ने इंपोज किया किन कंट्रीज में, रशिया, बेलारूस, म्यांमार, ईरान. दिस मेजर्स ऑफन इन्वॉल्व एसेट्स फ्रीज, ट्रैवल बैन्स, रिस्ट्रिक्शंस एंड फाइनेंशियल सर्विस. ओके, यूरोपियन यूनियन जैसा मैंने बताया सिमिलरली. ठीक है, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया जो सैंक्शन है क्या, वही चीज है, एसेट्स फ्रीज, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन ऑन सर्टेन फाइनेंशियल सर्विसेज. यानी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बैन लगाने की को बैन लगाने पर बैन लगा को सैंक्शंस मेरा कहने का मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन ने फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक सर्टेन बैन को भी इंप्लीमेंट किया है. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं. इसके बाद है रिस्क कैटेगराइजेशंस ऑफ कंट्रीज. एमएलटीएफ रिस्क वेरी बाय कंट्रीज. और उसके बाद फैक्टर्स हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी, रिस्क कैटेगराइजेशन की. हर कंट्री में एमएल यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टीएफ यानी टेररिज्म फाइनेंसिंग का रिस्क अलग होता है. बैंक इसको एक्सेस करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स का यूज करते हैं. ठीक है, अब वो मल्टीपल फैक्टर्स कैसे हैं, क्या उस कंट्री का एएमएल सीएफटी लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ठीक है, क्लियर. इसके बाद में देखा जाएगा क्या वो एफएटीएफ की लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में है, किस लिस्ट में है, वो ये मेजर किया जाएगा. उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं या नहीं, कंट्री के सैंक्शंस हैं या नहीं, टैक्स हेवन स्टेटस के अंतर्गत आता है या नहीं, यानी वो टैक्स हेवन तो नहीं जहां से पैसा इजीली छुपाया गया हो, और क्या उस कंट्री का लिंक, ठीक है, प्रोलिफरेशन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या टेररिज्म सेंसिटिव एरिया से है. ये भी देखना पड़ेगा कि वहां से तो नहीं आया है वो पैसा. ओके, तो ये सब चीजों को देखकर बैंक्स कंट्रीज को 3 से 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फिर जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को उस रिस्क के हिसाब से मॉनिटर किया जाता है. बैंक मस्ट कंसीडर रिस्क इन कस्टमर कैटेगराइजेशन एंड क्रॉस बॉर्डर मॉनिटरिंग एंड इट इज क्लासिफाइड 3 to 5 कैटेगरीज. ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और अब आते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चंस आपके सामने. पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं. आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ओके, और ऑप्शन आपको चूज करना है. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंट्री रिस्क एंड मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, मूविंग इलीगल फंड्स अक्रॉस जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड अ सेफ्टी कवर टू क्रिमिनल्स. यानी जो इलीगल फंड्स है उसका जो मूविंग हो रहा है, यानी इधर से उधर जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं एक जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं, तो क्या वो एक क्रिमिनल को सेफ्टी कवर प्रोवाइड करते हैं. ये हमने अभी डिस्कस किया था, आई होप आपको अभी पता होगा. ओके, सेकेंड, वंस fund moves abroad, linking them to the original crimes become easier. And third, country risk has two major dimensions. Country risk के दो major dimensions हैं. First is AML deficient countries and UN embargoed countries. So which of the following option is correct? Only 1 and 3, only 2 and 3, only 1 and 2, all 1, 2 and 3. So which of the following option is correct?
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1 एंड 3, मूविंग इन लीगल फंड, और थर्ड कंट्री रिस्क हैज टू मेजर डायमेंशंस। ये हमने फर्स्ट जब हमारे चैप्टर को स्टार्ट किया था इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और ये जो सेकंड पॉइंट जो दिख रहा है, वंस फंड मूव्स अब्रॉड लिंकिंग देम टू ओरिजिनल क्राइम बिकम्स इजियर, ये ऐसा नहीं होता, इतनी आसानी से फंड्स को अब्रॉड में लिंक करके ओरिजिनल क्राइम के बेसिस पर नहीं किया जाता है उसे ट्रांसफर। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement about FATF's review of jurisdiction। FATF jurisdictions के रिव्यू पर आपको तीन स्टेटमेंट दिख रहे हैं, आपको उन तीन स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, अ jurisdiction not in an FSRB or not publishing mutual evaluation result in time can be reviewed। ओके यानी एक जुरिस्डिक्शन जो FSRB या FATF के अंतर्गत नहीं आता है, उसके बाद भी क्या उसकी समीक्षा यानी उसको रिव्यू किया जा सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, नॉमिनेशन बाय FATF मेंबर FSRB ड्यू टू MLTF प्रोलिफिकेशन रिस्क कैन बी ट्रिगर्ड रिव्यू, यानी MLTF से रिलेटेड जो भी जोखिम जो रिस्क है उसके कारण FATF मेंबर FSRB मेंबर उनके द्वारा जो नामांकन की जो रिव्यू है उसको क्या ट्रिगर किया जा सकता है, ट्रिगर उसको किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट को सही बताएंगे। और थर्ड स्टेटमेंट ये है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस अक्रॉस रिकमेंडेशन इज अ क्राइटेरियन फॉर इनिशियल रिव्यू, यानी सिफारिशों के बीच मजबूत अनुपालन समीक्षा शुरू करने का एक मापदंड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? So the correct option is first and second. Okay, ये strong compliance clause recommendation is a criterion initial review है ना, यानी सिफारिश जो की लगाई जा रही है उसके बीच एक मजबूत जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, वो एक मेजरमेंट नहीं, एक ही मेजरमेंट नहीं है, ओनली मेजरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, consider the following statements on FATF public statements। FATF publishes a single undivided list of jurisdictions without categorization, ठीक है, यानी FATF ने एक सिंगल अनडिवाइडेड लिस्ट पब्लिश की है उसके jurisdictions में बिना कैटेगराइजेशन के। Second, the two categories are high risk jurisdiction subject to call for action and jurisdiction under increased monitoring। दो कैटेगरीज हैं FATF ने पब्लिक स्टेटमेंट जो है उसके अंदर बताया है कि हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन, और सेकंड जो कैटेगरी है वो है जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, और थर्ड, दिस लिस्ट आर अपडेटेड थ्राइस ईयर, एक साल में 3 बार जो लिस्ट है उसको अपडेट किया जाता है FATF की लिस्ट को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये अनडिवाइडेड लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन विदाउट कैटेगराइजेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, सेकेंड दो कैटेगरीज हैं बिल्कुल, और दूसरा इस लिस्ट को 3 बार अपडेट किया जाता है, मैंने बताया भी था, फरवरी, जून और अक्टूबर में इसको अपडेट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रे लिस्ट। FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देखने हैं और बताना है कौन सा सही है। जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग इज कॉमनली कॉल्ड द ग्रे लिस्ट, जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के अंडर में ही जो ये जो जुरिस्डिक्शंस है, ठीक है, उसके अंडर में जो इंक्रीज मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट जो है कॉमनली कॉल्ड द ग्रे लिस्ट उसे कहा जाता है। इट इंडिकेट्स कंट्रीज needing countermeasures due to service deficiencies. Third, FATF updates its public statement thrice a year, February, June or October. Okay, so which of the following option is correct? And the correct option is first and third. ठीक है, ये तो अभी ही मैंने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, फरवरी, जून और अक्टूबर में FATF अपनी लिस्ट को अपडेट करता है। अब इसमें ये चीज ये अच्छी है कि यदि कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, और यदि वो रिफॉर्म्स करती है, किसमें रिफॉर्म्स, AML से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स कर रही है, तो FATF उसको अपनी इन 3 साल यानी एक साल में जो 3 बार की जो रिव्यूज हो रहे हैं उसके अंदर जब वो लिस्ट अपडेट कर रहा है तो फिर से उन चीजों को रिव्यू करेगा, और यदि देखा कि भैया इस कंट्री ने रिफॉर्म किए हैं तो बिल्कुल वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, नहीं किए तो वो ग्रे लिस्ट का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है।
चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूएन embargoes. The UN Security Council has passed the resolution imposing sanctions on several nations. Okay. Second, measures include arm embargo, यानी हथियारों का जो पर बैन लगाना। इसके बाद ट्रेवल बैन, एसेट्स फ्रीज और ट्रांसफर फीस। ठीक है। थर्ड, ये स्टेटमेंट है, the UN has also passed specific resolution counter terrorism that cover include individual entities. अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? So the correct option is all one and 1, 2 and 3। ये तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। हमने जब इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से भी क्लियर किया है। ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया बहुत सारी कंट्रीज के लिए सैंक्शंस को इम्पोज करने के लिए, इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन सेवरल नेशन, और वो इम्पोज भी किया गया, रिजोल्यूशन पास किया गया। इसके बाद मेजर्ड इनसाइड आर्म्स, जो मेजर्स हैं उसके अंदर क्या क्या है भैया? हथियारों पर पाबंदी लगाई गई, ट्रेवल बैन, एसेट्स फीस और ट्रांसफर फीस। ठीक है। इसके बाद यूएन ने एक और स्पेसिफिक रिजोल्यूशन काउंटर टेररिज्म को लेकर भी इंडिविजुअल एंटिटीज पर भी पास किया है। ठीक है। सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन indicators of for countries MLTF risk, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है। रिस्क पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं आपको बताना है। फर्स्ट, डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन अमाउंट्स लॉन्डर्ड एंड रैंसम रेज्ड इज जनरली इजी टू ऑब्टेन। ठीक है। जो स्टैटिकल डेटा है, ठीक है, वो जनरली इजी टू ऑब्टेन है। Second, banks therefore use indirect indicators like FATF listing, countries, sections, sanctions and travel tax haven status। क्या बैंक्स जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि FATF लिस्टिंग में, कंट्री सैंक्शंस और टैक्स हेवन स्टेटस में। थर्ड, proliferation risk and known terrorism locations may also be used as indicators। Okay, so which of the following option is correct? And the correct option is option B, only 2 and 3। Okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट में स्टेटमेंट देखिए कौन सा करेक्ट है। बैंक्स मस्ट फैक्टर कंट्री MLTF risk into customer risk categorization। Second, bank should consider country risk when monitoring cross-border transaction। And third, country MLTF risk is irrelevant to bank AML framework। So which of the following option is correct? Only 1 and 2, है ना? बिल्कुल सही है। ये थर्ड ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता, इरिलेवेंट टू बैंक AML फ्रेमवर्क में नहीं है, बिल्कुल रिलेवेंट है। काउंटर जो कंट्रीज है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क को जो है बैंक्स की एक अहम भूमिका होती है इनको रोकने के लिए, क्योंकि वो CDD के थ्रू, EDD के थ्रू ये सारे रिस्क को मेजर करती है और अपना रिपोर्ट्स आगे भेजती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में consider the following statement FATF list updates। Okay, update occurs in Feb, updates occurs in June and update occurs in October। FATF अपने लिस्ट को कब कब अपडेट करता है उसी पर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई होप आपने इसका आंसर दे भी दिया होगा, ऑल 1 and 2। FATF अपनी लिस्ट को साल में 3 बार अपडेट करता है, जून, फेब, जून और अक्टूबर में। यदि कोई कंट्री रिफॉर्म करती है ML में तो फिर उसको हटाने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ग्रे लिस्ट में और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए उनको रखा जाता है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements about FATF advisors for high risk jurisdiction। ओके, हाई FAT, अब अपनी कोई ये जो स्टेटमेंट है आपको देखना है अबाउट FATF एडवाइजर्स फॉर हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस के बेसिस पर। ठीक है। फर्स्ट, jurisdictions should advise
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू गिव स्पेशल अटेंशन टू रिलेशनशिप अंडर ट्रांजेक्शन विद सच कंट्रीज। ठीक है, ये जो जुरिस्डिक्शन है इसके अंदर ये एडवाइस दी जानी चाहिए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक स्पेशल अटेंशन और रिलेशनशिप बिल्ड करें ट्रांजेक्शंस में कंट्रीज के साथ में। ठीक है, सेकंड, FATF encourages use of correspondent relationship to bypass counter measures। ठीक है, FATF encourage कर रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप को बाईपास, जो कि बाईपास कर रहा है काउंटर मेजर्स को देखते हुए। ठीक है, थर्ड, jurisdictions should apply effective counter measures to protect their financial sector। ठीक है, ये जो jurisdictions है ये effective counter measures में अप्लाई होना चाहिए हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3। ओके, FATF कभी भी इंकरेज नहीं करता है बाईपास काउंटर को मेजर्स करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। फर्स्ट एंड सेकंड आर, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए थैंक यू।